आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज अप्रैल महीने की 8 तारीख है, दिन है गुरुवार और मैं अमन गुप्ता आपके लिए इवनिंग न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर लेकर आ गया हूं। चलिए बताते हैं आज कौन सी खबरों पर विस्तार से बात करने वाले हैं। तो कोरोना वैक्सीन की शॉर्टेज देश भर में कई जगहों पर होने लगी है। अमेरिका और यूरोप वैक्सीन के लिए जरूरी रॉ मटेरियल नहीं दे रहे, तो ग्राउंड पर वैक्सीन की कमी के क्या संकेत मिल रहे हैं और रॉ मटेरियल न देने के पीछे अमेरिका और यूरोप की क्या वजह है, वैक्सीन में इसकी क्या उपयोगिता है। उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी में बीजेपी ने सेंधमारी कर दी है। मुलायम सिंह यादव की भतीजी संध्या यादव अब बीजेपी में पहुंच गई हैं और उसी के टिकट पर पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ने वाली हैं। तो उनके बीजेपी में जाने की वजह क्या है और ये बात सपा के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है, इसे समझेंगे। और अब यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप सिर्फ ओ नहीं रह जाएगा, क्योंकि ए भी यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप बन सकता है। कैसे और ये कितनी बड़ी सफलता है मेडिकल साइंस के लिए, बताएंगे। इसके बाद बात होगी सरकार के उस फैसले की जिसमें उसने फिल्म सर्टिफिकेशन ट्रिब्यूनल को निरस्त कर दिया है। यानी अब फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड अगर किसी फिल्म पर कोई आपत्ति उठाता है तो फिल्म मेकर्स को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। तो जानेंगे इस पर फिल्म मेकर्स का क्या कहना है, लेकिन फिलहाल हेडलाइन सुनिए खुशबू कुमार से। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी मिल गई है। सर्वेक्षण का खर्च सरकार उठाएगी। वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज आशुतोष तिवारी ने आज ये फैसला दिया। कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वे का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए 5 लोगों की कमेटी बनाया जाए, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय से भी 2 लोगों को शामिल किया जाए। बीजापुर में 6 दिन पहले बंधक बनाए गए कोबरा जवान राकेश्वर मनहास को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है। सरकार द्वारा गठित 2 सदस्यीय टीम के सदस्य पद्मश्री धर्मपाल सैनी, गुंडावना समाज के अध्यक्ष तेलम बोरैया समेत सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में नक्सलियों ने जवान को रिहा कर दिया। दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी के बाद अब नोएडा और गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नोएडा और गाजियाबाद के डीएम ने आज ये ऐलान किया। 17 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहने वाला है। इसके साथ ही नोएडा और गाजियाबाद के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स को भी बंद कर दिया गया है। कोविड-19 से ठीक होकर सचिन तेंदुलकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। उधर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई की जांच जारी रहेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, जिसको चुनौती देते हुए अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। फ्रांस में लॉकडाउन के चलते टेनिस का फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 1 हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। ऐसा इस उम्मीद में किया गया है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्टेडियम में ज्यादा दर्शकों को मैच देखने की अनुमति मिल सकेगी। बांकुड़ा में हुए एक रोड शो के बाद मिथुन चक्रवर्ती के काफिले की एक गाड़ी में तोड़फोड़ की खबर है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गाड़ी में तोड़फोड़ की है। वहीं इससे पहले कोलकाता के बेहला इलाके में होने वाली मिथुन चक्रवर्ती की रैली को पुलिस ने अचानक रद्द कर दिया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक पटाखा फैक्ट्री में रखे ज्वलनशील पदार्थ में विस्फोट हो जाने से वहां काम कर रहे 5 मजदूरों की मौत हो गई। धमाके के सिलसिले में फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रण में लाने और सऊदी अरब के मनमाने तरीके से कच्चे तेल कीमतें ऊंची बनाए रखने से बचाव के लिए सरकार अमेरिका और अफ्रीका से क्रूड ऑयल की खरीद बढ़ाएगी। सरकारी तेल कंपनियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कंपनियां हर महीने सऊदी अरब को औसतन 1.48 करोड़ बैरल कच्चे तेल का ऑर्डर देती है, लेकिन इस बार मई के लिए 95 लाख बैरल का ही ऑर्डर दिया गया है। कोरोना ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए आज मामलों में 1.25 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले 24 घंटे में 1,26,000 से ज़्यादा केस आए हैं और इसी के चलते देश में कुछ शहरों में टोटल लॉकडाउन है तो ज़्यादातर जगहों पर नाइट कर्फ्यू लग चुका है। आज गाज़ियाबाद, नोएडा, लखनऊ इन जगहों पर भी नाइट कर्फ्यू लग गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। इसी बीच एक ज़रूरी बात यह है कि हमने वैक्सीन तमाम देशों को खूब बांट दी, लेकिन अब अपने ही देश में वैक्सीन शॉर्टेज की समस्या कई जगह देखने को मिल रही है।
उधर पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा है कि यूरोप और अमेरिका ने वैक्सीन के लिए ज़रूरी कच्चा माल की आपूर्ति रोक रखी है। इस वजह से वैक्सीन के उत्पादन पर असर पड़ रहा है। अब वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर केंद्र और राज्य के बीच अलग ठनी हुई है। आज तक में हमारे साथी हैं ऋचिक मिश्रा, हेल्थ और साइंस से जुड़ी खबरों पर नज़र रखते हैं। सबसे पहले तो मैंने उनसे ये पूछा कि ग्राउंड पर वैक्सीन की कमी के कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में भेजी है, लेकिन वैक्सीन को लगाने का एक समय है और उसको रखने का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। एक पर्याप्त एक तय निश्चित समय सीमा उसके निर्धारित की गई है। अगर उस समय सीमा में नहीं लगाया जाता है वैक्सीन, तो वैक्सीन जो है वो रिप्लेस करने के लिए वापस कंपनी को भेजना होगा, जो भी कंपनी की वैक्सीन वहाँ पर लगाई जा रही है। तो अब ऐसी हालत में लोग कितने आ रहे हैं, उस स्टेट में जागरूकता अभियान कितना चलाया जा रहा है, इन सब पे निर्भर करता है कि कितने लोग पहुंचे हैं, कितनी वैक्सीन है और कितने लोगों की जरूरत है। क्योंकि केंद्र सरकार ने सबसे पहले ये इवेल्युएशन किया है कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाएगा, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया जाएगा, उसके बाद 60 से ऊपर वालों को और फिर 45 से 59 साल के लोगों को वैक्सीनेशन की जरूरत है। उसके हिसाब से सरकार ने जो वैक्सीन राज्यों को प्रोवाइड की हैं या वहाँ पहुँचाई हैं, उसके हिसाब से इनको वैक्सीन लगानी थी। अब ग्राउंड लेवल पे स्थिति जो है वो जो शिकायतें आ रही है वो 4 राज्यों से अभी तक आई है, महाराष्ट्र, आंध्र, ओडिशा और झारखंड। अगर इन चारों राज्यों की बात करें तो इसमें से 3 राज्य तो ऐसे हैं जो इसको एक तरीके का राजनीतिक वो भी कह सकते हैं दबाव है या राजनीतिक विरोधाभास है। महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, आंध्र की गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करती, तो एक तरह की राजनीति भी हो रही है। और जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो मैंने आपको पहले बताया कि स्टोरेज और जागरूकता और समय पर वैक्सीनेशन होना चाहिए। अच्छा ऋचिक, केंद्र और राज्यों के बीच क्या झगड़ा है वैक्सीन आपूर्ति को लेकर? देखिए, बहुत आसान सी बात है। अपनी जो केंद्र सरकार है, अब उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि राज्यों को ही वैक्सीन नहीं दिए हैं, आस पड़ोस के देशों को भी वैक्सीन दिए हैं। उन देशों से तो कोई शिकायत नहीं आई है, चाहे भूटान हो या पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो या श्रीलंका हो या मालदीव हो, उन सभी जगहों पे केंद्र सरकार ने काफी ज्यादा मात्रा में वैक्सीन पहुंचाई है। वहां से किसी ने शिकायत नहीं की। और भूटान का अगर उदाहरण लें तो आज की ही खबर है, द टेलीग्राफ ने उस खबर को प्रकाशित किया था कि भूटान जो है वो दुनिया का सबसे तेज कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है और वहाँ की आबादी का 82% जो एलिजिबल आबादी है वैक्सीनेशन के लिए, जो एलिजिबल है बच्चों को छोड़ करके और कुछ युवाओं को छोड़ करके जो एलिजिबल आबादी है उसका 82% वैक्सीनेट हो चुका है, उनको पहली डोज लग चुकी है। लेकिन जो हमारे राज्य हैं जहाँ से शिकायतें आ रही हैं, वहाँ पे 4 कैटेगरीज में वैक्सीनेशन होनी थी। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स की जो हो चुकी है, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स की वो भी हो चुकी है, फिर बचे 60 साल के ऊपर वाले, उनमें से भी अधिकतर का हो चुका है। अब जब मामला फंसा है 45 से 59 साल के बीच के लोगों का, तो वैक्सीनेशन की कमी का एक बहाना बनाया जा रहा है या आरोप लगाया जा रहा है। ये राजनीतिक हो सकता है या ये भी हो सकता है कि राज्य जो है वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास तो केंद्र ने भेजा नहीं, क्योंकि अभी 5 राज्यों में इलेक्शंस भी हैं, तो इसका प्रभाव जो है वो इलेक्शन पे भी देखने को मिल सकता है। एक और सवाल ऋचिक, कि अमेरिका और यूरोप ने जो वैक्सीन के लिए ज़रूरी कच्चा माल है उसको क्यों रोक रखा है और किस तरह का कच्चा माल है ये, क्या उपयोगिता है इसकी वैक्सीन में? देखिए, अदार ने बहुत ही सामान्य भाषा में, आम भाषा में कहा था कच्चा माल। कच्चा माल से यहाँ का मतलब है वैक्सीन का वेक्टर, जो लिक्विड वहाँ से सप्लाई किया जाता है यूरोप से और यूएस से। एक्चुअल में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, अदार पूनावाला की कंपनी जो है, वो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है। बेसिकली माल वहाँ से आ रहा है, वो यहाँ पे उसकी पैकेजिंग करके बॉटल्स में और जो छोटी छोटी शीशियाँ होती है वैक्सीन की, उसमें ये सप्लाई कर रहे हैं। अदार पूनावाला ने ये साफ तौर पे कहा है कि भारत में अब तक वो 10 करोड़ वैक्सीन डोजेस दे चुके हैं और 6 करोड़ बाहर दे चुके हैं। उनको ज़रूरत है और कच्चे माल की और प्रोडक्शन लिमिट बढ़ाने की। तो अगर वो प्रोडक्शन जून तक बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें 3000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। अगर केंद्र सरकार उनकी मदद करती है तो बहुत अच्छा,
नहीं करती है तो फिर वो किसी से लोन लेंगे। अब ये जो कच्चा माल है ये लिक्विड फॉर्म में आता है, इसकी सप्लाई होती है। क्योंकि अभी ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो है, जिसको इंडिया में कोविशील्ड कह रहे हैं, वहाँ बाहर उसको ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कह रहे हैं, और कुछ जगहों पे एजेड जैप भी बोला जा रहा है। एस्ट्राजेनेका का शॉर्ट फॉर्म है एजेड जैप। इसे लेकर के शिकायत आ रही ब्लड क्लॉटिंग को लेकर के। तो हो सकता है, क्योंकि आज ही यूरोपियन यूनियन ने कहा है, इस बात को पुख्ता किया है कि कुछ मामले जो हैं ब्लड क्लॉट के आए हैं इस वैक्सीन को लेकर के, तो हो सकता है कि उसकी जांच पड़ताल को लेकर के यूरोप और अमेरिका ने कच्चे माल की सप्लाई रोक दी हो, जिस वजह से आधार पूनावाला का ये बयान आया है। और मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन तक ये रुक पाएगा, क्योंकि इस समय सबको जरूरत है कोविशील्ड की भी और कोवैक्सीन की भी, जो भारत बायोटेक बना रहा है। इसके अलावा और भी जो विदेशी वैक्सीन है, अगर उनको अनुमति मिलती है तो भारत में उनकी भी सप्लाई होगी। जैसे रशिया का स्पुतनिक है या चाइना का साइनोवैक है, तो इनकी सप्लाई अगर होती है इंडिया में तो कमी नहीं होगी। लेकिन कच्चे माल की सप्लाई अभी जो आधार की कंपनी बना रही है वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की है, और ब्लड क्लॉट वाले मामले को लेकर के हो सकता है थोड़ा सा एक अस्थायी रोक लगाया गया हो, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। ये थे आज तक .in में हेल्थ जर्नलिस्ट ऋचिक मिश्रा। उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े घराने की टूट एक बार फिर सामने आई है। इस बार समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की भतीजी संध्या यादव को बीजेपी ने टिकट देकर बड़ा दांव चला है, या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी को एक झटका दिया है। संध्या को घिगोर के वार्ड नंबर 18 से जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी बनाया गया है। संध्या यादव पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन हैं और वर्तमान में मैनपुरी से जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। तो एक फूट तो 2017 में नजर आई थी, जब यूपी चुनाव के समय में शिवपाल अलग हो गए थे। अब 2022 से पहले संध्या भी निकल गई। तो इसकी वजह क्या है और आगे यूपी विधानसभा चुनाव तक और क्या देखने को मिलने वाला है, यही पूछा मैंने लखनऊ में आज तक के ब्यूरो चीफ कुमार अभिषेक से। संध्या यादव ने 2 दिन पहले ज्वाइन किया है, उसके बाद से ये बातें निकल करके सामने आने लगी हैं कि क्या परिवार में सचमुच टूट पड़ने लगी है। ये अपर्णा यादव पहले ही एक तरीके से परिवार से अलग दिखाई दे रही। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो यादव परिवार है उसके भीतर एक टूट जैसी स्थिति है। लोग बीजेपी के तरफ मूव कर रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। और 2022 के चुनाव के पहले अगर कोई बड़ा नाम इधर उधर हो तो हैरत में नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि इसकी इमीडिएट वजह, जो संध्या यादव ने अभी ज्वाइन किया है, इसकी इमीडिएट वजह तो पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव में वो पहले से जिला पंचायत की अध्यक्ष थी और इस बार उन्होंने बकायदा बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है वार्ड नंबर 18 से। उनके पति कुछ दिन पहले ही बीजेपी में जा चुके हैं और बीजेपी में इनका संबंध कोई नया नहीं है, ये भी पुराना हो चला है, क्योंकि वहां के स्थानीय विधायक की पत्नी ने संध्या यादव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था और तब बीजेपी ने मदद की। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो ये मुलायम सिंह यादव का जो परिवार है उसके भीतर बीजेपी की एक सेंधमारी दिखाई दे रही है और 2022 में ये थोड़े और बड़े स्तर पर भी दिखाई दे सकती है। अभिषेक, इस टूट का समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान है, या कहें बीजेपी की इस सेंधमारी का क्या असर पड़ेगा उस पर? इसका असर जरूर ये पड़ेगा कि बीजेपी जो कि मैनपुरी में, जो कि फिरोजाबाद में, जो कि इटावा में पहले से बेहद कमजोर मानी जाती रही है, हालांकि अब उसने कुछ पैठ बनाई है और अगर वो यादव परिवार से के नामों को तोड़ेगी तो ये बीजेपी के लिए एक विन विन सिचुएशन जैसी स्थिति होगी। और उस इलाके में जातीय स्थिति को भी देखें तो यादवों का वर्चस्व राजनीतिक रूप से भी है और परिवार का भी है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी सदस्य, चाहे बेहद ही वो जिला पंचायत सदस्य के तौर पर ही क्यों ना टूट करके आए, इसका अपना एक सियासी असर होगा, इसके एक सियासी संकेत होंगे और निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान वाली बात है। आपको एक और चीज जोड़ दूं कि अभी जो जसवंत नगर की सीट है वहां के एक जिला वार्ड से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा जा रहा है, अंशुल यादव जो कि परिवार के हैं, और वहां भी फूट पार्टी के भीतर हो गई है। शिवपाल यादव अलग समर्थन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी वहां घिरी हुई है कि वो परिवार के लोगों को सपोर्ट करे या ना करे। तो कुल मिलाकर के एक हल्की फुल्की जिसको कह सकते हैं भगदड़ सी स्थिति भी वहां दिखाई दे रही है। अच्छा, आपने ये बताया अभिषेक कि 2022 में और लोग भी छिटक जाएं तो हैरान नहीं होना चाहिए। क्या ऐसे में अखिलेश के नेतृत्व पर सवाल बनता है? नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता कि अखिलेश यादव के नेतृत्व को लेकर कहीं कोई चुनौती है।
परिवार के भीतर जरूर एक बात है कि अखिलेश यादव को पूरे परिवार को साथ लेकर चलना चाहिए। अभी हाल में हमने जो शिवपाल यादव है उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने एक बात साफ कही थी कि अखिलेश यादव के नेतृत्व को कोई चुनौती नहीं दे रहा, उल्टे वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बने, इसलिए परिवार को एक करना जरूरी है। हालांकि क्या वजह है, क्या अखिलेश यादव बिल्कुल अब शिवपाल यादव के साथ आना नहीं चाहते, या फिर बार्गेनिंग को लेकर की कोई बात है कि क्या चाचा ज्यादा सीट मांगेंगे, या कहीं ना कहीं कोई उन्हें किसी तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर चर्चा चल रही है। लेकिन अखिलेश यादव के नेतृत्व को चुनौती नहीं होते हुए भी परिवार के भीतर की ये फूट पार्टी के लिए नुकसानदायक है, पार्टी को भारी पड़ सकती है, क्योंकि 2022 का जो ये चुनाव है, बीजेपी बहुत ही ताकत के साथ ये चुनाव लड़ने जा रही है, और ऐसे में अगर पार्टी के भीतर इस तरह की छोटी छोटी फूट टूट होती रहेगी तो ये समाजवादी पार्टी और खासकर अखिलेश यादव दोनों के लिए परेशानी का सबब होगा। ये थे लखनऊ में आज तक के ब्यूरो चीफ कुमार अभिषेक। इंसानों में 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी, AB और O। फिर इनके टाइप होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव। और ब्लड को लेकर सबसे बड़ी माथापच्ची तब होती है जब कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो और एक क्वांटिटी में ब्लड की ज़रूरत हो। सेम ब्लड ग्रुप मिल जाए तो ठीक है, लेकिन जब नहीं मिलता तो परेशानी बढ़ती है। और ऐसे में फिर ब्लड ग्रुप O होता है जो हर किसी के काम आता है, लेकिन होता बहुत रेयर है। और यही वजह है कि कई दफ़ा खून की कमी से ही सिर्फ लोगों को जान गंवानी पड़ जाती है। और इन्हीं मुश्किलों से निपटने के लिए वैज्ञानिक लगातार प्रयोग कर रहे हैं, और एक परिणाम ने बेहतर रिजल्ट भी दिखाए हैं। और उससे अब ये साबित होता नज़र आ रहा है कि ब्लड ग्रुप O ही यूनिवर्सल डोनर नहीं रह जाएगा, ब्लड ग्रुप A भी यूनिवर्सल डोनर बन सकता है। कनाडा के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ख़ास तरह के बैक्टीरियल एंजाइम का उपयोग किया ब्लड ग्रुप A पर और उसको यूनिवर्सल डोनर बना दिया है। यानी कह सकते हैं कि अस्पतालों में अब खून की कमी से लोगों की मौत कम होगी। तो कौन सा बैक्टीरियल एंजाइम है ये जो ब्लड ग्रुप A को भी यूनिवर्सल डोनर बना देता है? यही पूछा हमने पारस हॉस्पिटल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज में कंसल्टेंट और इंचार्ज डॉक्टर वरुण कपूर से। N-एसिटाइल गैलेक्टोसेमिनिडेज, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम NAG कहते हैं, और गैलेक्टोसिडेज नामक ये 2 एंजाइम्स हैं जिसकी मदद से साइंटिस्ट ने A और B या AB ब्लड ग्रुप जो होते हैं उनको O ब्लड ग्रुप में कन्वर्ट करने में कुछ हद तक सफलता पाई है। यूनिवर्सल डोनर की जब हम बात करते हैं रेड सेल्स के संबंध में, तब हम उसमें ब्लड ग्रुप O को मुख्यतः माना जाता है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशंस में जहां हमारे पास क्रॉस मैचिंग या ब्लड ग्रुपिंग करने का समय नहीं होता है, उस टाइम पे अगर हमारे पास O ब्लड ग्रुप होता है तो वो हम किसी भी पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। इन एंजाइम्स की खोज तो 1980 में हो गई थी, जब गोल्डस्टीन ने पहली बार ब्लड ग्रुप O को O में कन्वर्ट किया था, लेकिन उसके आगे उनको कुछ सफलता नहीं मिल पाई थी। इन एंजाइम्स का स्रोत अगर मैं बात करूं तो मुख्यतः ये या तो आपको कॉफी बीन्स से मिलते हैं, या फिर जो हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं ये उनमें भी उपलब्ध होता है। और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे आपका क्रोनिक कोई आपका कोलोन का इन्फेक्शन हुआ या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हुआ या फिर कोई कोलोन का कैंसर हुआ, तो उनमें उन पेशेंट्स में हमें ये फिनोमेना भी देखने को मिलता है कि अगर उनका ब्लड ग्रुप A था तो वो या तो O होता दिखने लग जाता है या B दिखने लग जाता है, और सिमिलरली B के साथ भी ऐसा होता है। अभी लेटेस्ट एक इसमें काफी टाइम से ये शोध चल रहा है, बट 2019 में अभी US और कनाडा की कुछ यूनिवर्सिटीज में इन्होंने, वहां के साइंटिस्ट ने इसमें काफी हद तक सफलता पा ली है, जहां पे उन्होंने सक्सेसफुली A और AB ग्रुप को भी AO में कन्वर्ट कर लिया है। बट स्टिल ये सब अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है और क्लिनिकल प्रैक्टिस में इन्हें आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। अच्छा, चूंकि डॉक्टर बाहर से बैक्टीरियल एंजाइम डाला गया है, तो क्या और भी ब्लड ग्रुप्स के साथ में ऐसा करना संभव हो पाएगा, और इस उपलब्धि का आम आदमी को कितना फायदा होने वाला है? जी, अगर ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे ये एंजाइम्स, तो हम किसी भी ब्लड ग्रुप को, चाहे वो A ग्रुप हो, B ग्रुप हो, AB हो, हम किसी को भी O में कन्वर्ट कर सकेंगे। लेकिन हम RH फैक्टर जो होता है, जिसे हम ब्लड ग्रुप्स को कहते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम उसको नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, हम ABO ब्लड ग्रुप को कन्वर्ट कर पाएंगे। दूसरा, आपने जो मुझसे पूछा कि इससे फायदा क्या होगा, तो फायदा हमारी जैसी कंट्री जहां पे प्रत्येक मिनट पे अगर मैं आपकी लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स की बात करूं जो NBTC ने या नाको ने
कुछ साल पहले पब्लिश किए थे, तो उसमें ये है कि इंडिया में प्रत्येक मिनट 3 व्यक्तियों को खून की आवश्यकता होती है। अब हमारे देश में अगर मैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो ओ और बी के जो ब्लड ग्रुप से डोनर पेशेंट्स हैं या पॉपुलेशन है वो हमारी बहुत ज्यादा है। ए का प्रतिशत मात्र 20% है और ए बी का 10% से भी कम है। तो इन मरीजों को अगर कभी ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो वो ढूंढने में बहुत परेशानी होती है। तो अगर हमारे पास ऐसी कोई तकनीक हो या कोई ऐसा एंजाइम्स हमारे पास या रिएजेंट्स अवेलेबल हो जिससे हम किसी भी ग्रुप को ओ में कन्वर्ट करके इमरजेंसी सिचुएशंस में इन मरीजों को ब्लड प्रोवाइड करा सकें, तो वो हमारी कंट्री के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ये थे पारस हॉस्पिटल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज में कंसल्टेंट और इंचार्ज डॉक्टर वरुण कपूर। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से ज़रा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। और अब बात करेंगे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कानून मंत्रालय के एक फैसले पर और उस पर आई फिल्म मेकर्स की प्रतिक्रियाओं पर। फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल है एक, जिसमें फिल्म सर्टिफिकेट देने के दौरान जब किसी फिल्म पर कोई आपत्ति होती है तो वहां जाकर फिल्म मेकर्स अपनी अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन अब इस FCAT यानी फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल को सरकार ने भंग कर दिया है। तो इसके बंद होने के बाद अब फिल्म मेकर्स के पास सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट जाने का रास्ता बचता है। तो जाहिर है इस फैसले पर कुछ फिल्म मेकर्स नाखुश हैं, कुछ समर्थन की आवाज़ें भी हैं। उनके क्या तर्क हैं, इस पर हमारे साथी जमशेद कमर सिद्दीकी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, सुनिए। साल 2017 में आई नवाजुद्दीन की फिल्म हरामखोर के लिए सेंसर बोर्ड ने कहा था कि ये फिल्म भारत के लिए सूटेबल नहीं है और इसलिए इसे सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। फिल्म के प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा और फिल्म से जुड़े बाकी लोगों के लिए ये एक बड़ा झटका था। लेकिन फिर गुनीत ने रुख किया FCAT का। FCAT यानी फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल का। ये वो वैधानिक संस्था है जो सेंसर बोर्ड और फिल्मकारों के बीच असहमतियों वाले मामले को सुलझाती है। 6 महीने के बाद फिल्म हरामखोर को U/A सर्टिफिकेशन मिल गया। कुछ ऐसा ही हुआ था अनुराग कश्यप की फिल्म उड़ता पंजाब, अलंकृता श्रीवास्तव की फिल्म लिपस्टिक अंडर माई बुर्का और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक और फिल्म बाबू मुशाए बंदूकबाज के साथ। इन फिल्मों को CBFC की काट छांट किए जाने के बाद FCAT से मंजूरी दी गई थी। लेकिन कानून मंत्रालय के ताज़ा फैसले के तहत FCAT को भंग कर दिया गया है। यानी पहले सेंसर बोर्ड से असहमत होने पर फिल्म मेकर्स FCAT जा सकते थे, लेकिन अब उनके पास सिवाय कोर्ट जाने के कोई और रास्ता नहीं बचेगा। इस फैसले के आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री के बड़े हलकों में नाराजगी है। मशहूर फिल्म मेकर विशाल भारद्वाज ने ट्विटर पर लिखा कि आज का दिन सिनेमा के लिए बहुत बुरा दिन है। कई बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके कन्नड़ फिल्म निर्देशक P. शेषाद्री ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि वो इसके खिलाफ एक सिग्नेचर कैंपेन चलाकर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को ज्ञापन सौंपेंगे। हालांकि फिल्म फ्रेटर्निटी से जुड़े कुछ लोग सरकार के इस फैसले के साथ खड़े भी दिखाई दे रहे हैं। आज तक रेडियो से खास बातचीत में फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार का ये फैसला पूरी तरह से सही है। So I've been on the board of directors of CBFC for last 3 years, maybe more. I think it's the 4th year running. And in last these 4 years I have seen that. मैं खुद CBFC का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रह चुका हूँ पिछले 3 साल से, ये 4था साल चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि मुश्किल से ही कोई डायरेक्टर यहाँ FCAT के पास आता होगा। तो बुनियादी तौर पर FCAT के पास कोई काम नहीं है और जो 1-2 फिल्में आती भी हैं वो वापस बोर्ड के पास भेज दी जाती हैं या फिर फिल्म मेकर हाईकोर्ट के पास चले जाते हैं। आपने अभी उड़ता पंजाब का जिक्र किया ही, जिन्हें प्रॉब्लम हुई वो कोर्ट चली गई। तो एक चीज़ तो ये है कि इसका कोई ख़ास काम नहीं था, लेकिन कॉस्ट बहुत हाई थी। और दूसरी बात यह है कि इस प्रक्रिया में बीच से एक लेयर हटा दी गई है। हमें ब्यूरोक्रेसी की इतनी ज़रूरत क्यों है?
और तीसरी बात यह है कि जो लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो सच नहीं बोल रहे हैं। वो लोगों को नहीं बता रहे हैं कि और बहुत से ट्रिब्यूनल बंद हुए हैं, सिर्फ ये नहीं बंद हुआ है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरह का कोई विवाद पैदा करेगा। ये तो एक शानदार कदम है। कानून मंत्रालय ने द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस 2021 की ये अधिसूचना रविवार को जारी की थी, जिनके मुताबिक कुछ अपीलीय न्यायाधिकरण खत्म कर दिए गए और उनका काम पहले से मौजूद जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशंस को सौंप दिए गए। सिनेमेटोग्राफी कानून के इन बदलावों के बाद अपील करने की आखिरी संस्था अब हाईकोर्ट है। फिल्म फ्रेटर्निटी का एक बड़ा हिस्सा इस फैसले के विरोध में है। स्कैम 1992 के निर्देशक हंसल मेहता ने ट्विटर पर इस फैसले के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, क्या हाई कोर्ट के पास फिल्म सर्टिफिकेशन के मामलों को सुलझाने के लिए काफी वक्त है? कितने फिल्म प्रोड्यूसर्स के पास कोर्ट तक पहुंचने का जरिया होगा? एफ-कैट को खत्म करना बेतुका और पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टिव है। ये फैसला लिया ही क्यों गया? हंसल मेहता के अलावा नेटफ्लिक्स पर हाल ही में आई फिल्म पगलैट के प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा ने कहा कि यह फैसला विवेकहीन और लोगों को मनचाहा काम करने से रोकने वाला है। हालांकि मशहूर फिल्म एक्टर और इंडस्ट्री के वरिष्ठ सदस्य रजा मुराद इस फैसले को अलग तरह से देखते हैं। उन्होंने आज तक रेडियो से बातचीत में कहा कि इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि इससे फिल्म मेकर्स का वक्त बचेगा। मैं समझ के ये इसे स्क्रैप करना जो है प्रोड्यूसर्स को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कोर्ट की रूलिंग जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कई बार ये ट्रिब्यूनल वाले भी दबाव में आ जाते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन जो हमारे कोर्ट्स हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष हैं, इंसाफ पसंद हैं और वो जो फैसला करते हैं वो बिल्कुल फाइनल होता है। और ऐसा भी हुआ है, मुझे याद है 1979 में मेरी एक फिल्म थी जानी दुश्मन, तो उसे कोर्ट ने भी बैन किया था और ट्रिब्यूनल ने भी बैन किया था। तो प्रोड्यूसर राजकुमार कोहली साहब पहुंच गए हाई कोर्ट, तो वहां से उनको सर्टिफिकेट मिला, इंसाफ मिला। देखिए, वैसे तो सेंसर बोर्ड जो है, जिसे फिल्म बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन कहा जाता है, वैसे तो अगर कोई फिल्म में कोई ऐसी अगर आपत्तिजनक बात नहीं है तो वहीं से बात क्लियर हो जाती है। और अब ऐसा है कि अगर आपको कोई डिस्प्यूट है तो आप जाइए, बिल्कुल हाई कोर्ट जाइए। तो FCAT पर फिलहाल फिल्म इंडस्ट्री बटी हुई नजर आ रही है, लेकिन ये साफ है कि सहमतियों और असहमतियों का ये टकराव आने वाले दिनों में अभी और बढ़ सकता है। जमशेद सिद्दीकी, आज तक रेडियो। तो दिन भर में आज इतना ही। इस कार्यक्रम में फिलहाल आपसे विदा लेने का वक्त है, लेकिन उससे पहले आपको एक ईमेल के बारे में बता देते हैं। ये ईमेल हमें विजेंद्र प्रताप सिंह ने भेजा है, लालगंज अजहारा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। उन्होंने तमाम प्रोग्राम सुने और उनसे जुड़ा फीडबैक हमें भेजा। उन्हें 3 ताल बहुत पसंद आया। नामी गिरामी में मंगल पांडे और शिवाजी पर बनाया गया प्रोग्राम उन्हें बहुत पसंद आया। साथ ही साथ ज्ञान ध्यान में असम जनजाति को लेकर जो कानून है 244A, उस पर हमने ज्ञान ध्यान बनाया था, वो बहुत पसंद आया। मूर्ख दिवस पर बनाया गया ज्ञान ध्यान बहुत पसंद आया। बरमूडा ट्रायंगल पर बनाया गया ज्ञान ध्यान भी उन्हें बहुत अच्छा लगा। हमारा हर शनिवार एक प्रोग्राम आता है मनी मैनेजर, उसमें उन्होंने UPI के बारे में जाना, तो वो भी उन्हें काफ़ी जानकारी रोचक लगी। उन्होंने लिखा है कि आलोचना किसी और दिन करेंगे। तो विजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारे तमाम प्रोग्राम सुने, उनकी तारीफ़ की। आपकी आलोचनाओं का भी हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा ताकि हम अपने आप में और सुधार कर सकें। फिलहाल विजेंद्र की तरह हमें और भी लोग ख़त लिख सकते हैं। पता है radio@aajtak.com। इस प्रोग्राम के लिए साउंड मिक्सिंग कर रहे थे हमारे साथी कपिल देव सिंह। मैं अमन गुप्ता अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट के आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। ऑनलाइन टेस्ट शनिवार 10 अप्रैल 2021। मौका है मीडिया जगत के दिग्गजों के साथ इंटर्नशिप करने का। विजिट करें www.indiatoday.in/ITMI/ या कॉल करें on 9560065465।